और वो पुड़िया जब उन्होंने उठाई तो जब उन्होंने खोली उसमें कटे हुए नाखून थे। एक और पुड़िया में, इस बार पुड़िया में कटे हुए बाल थे। किसी कब्र में जो ताज़ा मुर्दा है अभी कुछ दिन पहले का, उसकी कब्र में दफन। उनको लगा शीशे, जब उन्होंने बाहर गार्डन में देखा कि कोई खड़ा है, एक साया साया जो खड़ा है, कि अचानक दोनों को आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। 2 बार 3 बार मम्मा मम्मा। और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास इनको ऐसा फील हुआ कि माथे पे कोई ऐसे प्यार से सहला रहा है। या आहिस्ता 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 चलने लगा तो वो आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। ये रुक जाता तो आवाज़ भी रुक जाती। उन्होंने बताया कि रात के तकरीबन 2:45 बजे के आसपास बहुत ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से। तो रात को सोते सोते डर गए, भाई 2:45 बजे कौन खटखटा रहा है, वो भी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि सरकटा और रक्त पिशाच, अग्नि पिशाच, डायन, चुड़ैल। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती बताएं। और मज़ा तब आता है जब हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट जुड़ते हैं। और लास्ट पॉडकास्ट को जो इनको प्यार मिला, धमाकेदार, जो पॉजिटिव कमेंट्स थे वो बेमिसाल थे, और जो घटनाएं बताई गई थी वो बहुत खौफनाक थी। तो खुशी के चलते दोबारा हमने इन गेस्ट को बुलाया। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और देखने से पहले कम्युनिटी भी देख लिया होगा। उसी के चक्कर में आप लोग आए होंगे इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, इस तरीके से वीडियो और पॉडकास्ट के बीच में आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ टाइम से जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारा नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है, उस पर बहुत सारे लोग हमें रीच कर रहे हैं, हमें पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काला जादू, शमशानी क्रियाएँ, मशानी क्रियाएँ या फिर मारण क्रियाएँ बहुत सारी उनकी ज़िंदगी में चल रही है। और इतनी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है, तो हमने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया और उसमें कुछ ऐसे लोग हमें मिले हैं जो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी देते हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशन भी देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा है जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी दिक्कत है और आप उस पर क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी से मतलब ये है कि आप इंक्वायर कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा है या नहीं है। पहले उस प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि आपके साथ कोई दिक्कत है या नहीं है। उस जगह पे अगर आपको सामने वाले इंसान अगर बताते हैं आपके साथ ये दिक्कत है और आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, तो प्रोसेस सेकंड पे आप जाएंगे जहां पर आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है फर्स्ट प्रोसीजर में आपको पता चल गया कि आपके साथ जो दिक्कतें हो रही है वो सही नहीं बताई जा रही है, तो आप वहां रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको रेलिवेंट चीज़ें बताई गई है, मतलब मिलती जुलती चीज़ें बताई गई है जो आपके साथ हो रही है, अगर आप उसके ऊपर और क्लियरिटी लेना चाहते हैं, प्रोसीजर चाहते हैं जहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ इसलिए करी गई है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन चीज़ों पे आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामने वाले इंसान जो है हमारे ट्रस्टेड इंसान है। जब भी आप उससे कांटेक्ट करेंगे या फिर हम आपको फॉरवर्ड करते हैं उनके पास, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले प्रोसीजर में जब आपको चीज़ें बताई जा रही है, अगर वो आपको मिलती जुलती नहीं लग रही है तो आप वहीं रुक सकते हैं। आपको डायरेक्टली इलाज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज़ को आप अगर जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे इंक्वायर कर सकते हैं। आपको कहीं भी ऐसा लगता है आपके घर में किसी चीज़ का कलेश है या फिर फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, जहां पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आ रहा है, घरों में बहुत विवाद चल रहे हैं, आपस में बेफालतू में लड़ाइयाँ हो रही है, घर में टोटके का सामान मिल रहा है, या फिर आपके दिमाग में ऐसा मानसिक तरीके से कुछ चल रहा है कि यार कोई दिक्कत है, तो आप पता कर सकते हैं। ये एक कंसल्टेशन सर्विस है, इसको हम इसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आगे वीडियो में बढ़ने वाले हैं। वक्त न ज़ाया करते, सीधा फहद भाई को स्क्रीन पर बुलाते हैं और आज उनसे पूछते हैं कि कौन से किस्से वो लेके आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो उस पर भी अब किस्से कवर कर रहे हैं, तो शायद आज कुछ ऐसे डरावने किस्से आने वाले हैं जिससे आपकी नींद उड़ने वाली है। तो फहद भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अक्षय भाई, फिर से बुलाने के लिए। बिल्कुल। बड़ा मज़ा आता है आपके साथ बात करके। और मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था आपके लिसनर्स के, हमारा जो पिछला एपिसोड था उस पर बड़ा मज़ा आया पढ़ के। तो आई थिंक ड्यू था दोबारा आपके साथ मिलना। भाई, जनता ने आपको इतनी 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 मोहब्बत दी है ना, बस ये मोहब्बत बरकरार रहे, यही इंतजा है और क्या। बस आज बताइए जनता को क्या बताने वाले हैं आप? तो देखिए, जब से ये हॉरर की स्टोरीज का और किस्सों का सिलसिला शुरू किया जी। है, तो काफ़ी लोगों ने अपने आप बीती हमें भेजनी शुरू करी है। और जैसा कि आपने बताया कि मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो अभी 2-2.5 महीने पहले शुरू किया है, आप लोगों को देखकर, आप लोगों से मोटिवेट होकर शुरू किया है कि हम भी थोड़ा बहुत किस्से सुना लें, तो द डर डायरीज़ के नाम से। तो उसी नाम से हमने ईमेल भी शुरू किया। अब बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं अब अपने किस्से या अपने रिश्तेदारों के।
तो कुछ ऐसे किस्से हैं जिन पे नज़र पड़ते ही वो ना एकदम से स्टैंड आउट करते हैं कि ये तो करना ही है। कि ये या तो बड़े खौफनाक से होते हैं या फिर पहले ऐसा कुछ सुना नहीं होता। तो उसमें से एक दो तीन किस्सों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे हैं, मैं सबके बारे में तो ऑब्वियसली सही बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इस तरह का प्यार और मोहब्बत देख के मैं थोड़ा ओवरवेल्म हूँ, जिस तरीके से ईमेल्स आ रही हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें ना एक क्योंकि मैंने सबसे पहला पॉडकास्ट जो हॉरर उसमें किया था दिव्या भाई के दिव्या साथ, भाई के साथ उसमें भी मैंने पुरानी दिल्ली की कुछ किस्से सुनाए थे। हम्म, तो वो देखकर भी कई लोगों ने अपने पुरानी दिल्ली के ही किस्से हमें भेजे। ओके, उसमें से एक फैमिली का किस्सा था जो उनके जो उस वक्त पड़ोसी थे उन्होंने हमें भेजा था। पड़ोसी भी थे, रिश्तेदार भी थे, और उन्होंने हमें भेजा था कि ये पूरी फैमिली के ऊपर इस तरीके से कुछ एक, अब वो आप काला जादू कहें या जादू टोना कहें या कुछ भी कहें, वो कराया गया कि वो फैमिली जो है इवेंचुअली बहुत बुरा हाल हो गया उनका, टू एन एक्सटेंड की हुआ ये कि वो फैमिली, दो बेटियां, हस्बैंड वाइफ, पुरानी दिल्ली में एक इलाका पड़ता है फराश खाना, उसके पास एक मोहल्ला है, मैं मोहल्ले का नाम नहीं लूँगा वरना छोटे छोटे मोहल्ले सबको पता लग जाता है। तो वहाँ रहते थे और काफ़ी बड़ा उनका घर था, पुश्तैनी घर था, कई साल से चला आ रहा था उनके दादाओं के ज़माने का। तो पुरानी दिल्ली के घर अक्षय भाई कैसे होते हैं, ज़्यादातर जो पुराने हैं, बीच में आंगन होता है। आप पहले एंट्री करेंगे तो एंट्री करते एक छोटा सा एक आप उसको आयल बोलें या एक छोटी जगह बोलें जहाँ पे स्टोर रूम और मोटर वगैरह लगाई जाती है। आप उससे पार करते हैं तो एक बड़ा सा आंगन आता है। आंगन में चारों तरफ दो तीन कमरे होते हैं, वॉशरूम और बाथरूम वहाँ पर यूजुअली अलग बनाया जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। बिल्कुल, राइट, इसी तरह का उनका घर था और बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी। उनके अपने कुछ स्पेयर पार्ट्स बनाने के कारखाने थे, बहुत वेल टू डू थे, अपनी पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छे करने वाले, पर शायद यही चीज़ लोगों को खटकती। हुआ यह कि उनकी बड़ी बेटी की शादी तय हुई। शादी तय होने के वक्त जब तय हो गई तो घर में एक फंक्शन किया गया। फंक्शन बहुत अच्छा रहा, सब आए, सब ने खाना पीना किया, सब कुछ किया और वो फंक्शन ओवर हो गया। फंक्शन के 2 दिन बाद जब वो उनके फादर, जो हमारे जो वो हैं पापा उनके बच्चियों के, वो अपने कारखाने जाने के लिए सुबह घर से निकल रहे थे कि उनको घर की दहलीज पे, बिल्कुल दरवाजे पे, एक पुड़िया मिली। और वो पुड़िया जब उन्होंने उठाई तो जब उन्होंने खोली उसमें कटे हुए नाखून थे और जिस चीज में वो रैप हुई थी उस पेपर पे उनकी बड़ी बेटी का नाम लिखा हुआ था। अभी थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपनी वाइफ को या बच्चों को बताना सही नहीं समझा। यूजुअली होता है आदमी जब ऐसी चीजें देखता है तो अपने तक रखता है कि मैं हैंडल कर लूंगा, सही बात, शेयर नहीं करता, वो घबरा जाएंगे। तो उन्होंने शेयर नहीं किया। अपने एक उनके बड़े भाई हुआ करते थे, कज़न भाई, जिनको वो बहुत मानते थे, अपना मेंटोर मानते थे बेसिकली, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, तुम ये दुआएं वुआएं पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पढ़ी, ठीक, कोई बात नहीं। खैर साहब, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता बीत गए, कुछ नहीं हुआ और वो बात जहन से निकल गई। 2-3 हफ्ते गुजरे होंगे, वो फिर से जब सुबह निकले अपने कारखाने जाने को तो स्कूटर से जाया करते थे। वहाँ की गलियाँ इतनी पतली हैं कि आपके पास कार भी है तो आप कार दूर खड़ी करते हो, स्कूटर्स और साइकिल से आप पुरानी दिल्ली की गलियाँ नापते हो। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं चांदनी चौक के बाहर कहीं पे, तो स्कूटर था उनका। स्कूटर पे पहुंचे, जैसे स्कूटर पे पहुंचे एक और पुड़िया मिली। इस बार पुड़िया में कटे हुए बाल थे और फिर से पर्ची पे उनकी बड़ी बेटी का नाम लिखा हुआ। और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उनके घर के पास जो मस्जिद थी उनके इमाम से उन्होंने बात करी कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ है। बोले कि ये मामला ठीक नहीं लग रहा मुझे, आपको मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, ये पढ़िएगा और अपनी बच्चियों पर दम करिए, जैसे फूंकते हैं ना दुआ पढ़ के, वैसे करिएगा और पानी पे भी डाल दीजिएगा, पानी पे कर लीजिएगा, आप वो पानी उनको पिला दीजिएगा, पीने का पानी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बिना अपने घर वालों को बताए ये सब चीज़ें करी और वो खामोश हो गए। उसके 1 हफ्ता ही गुजरा होगा, संडे को सबका प्लान बना के सब पिकनिक चलेंगे। सारे के सारे जब निकल रहे थे तो अचानक इनका पैर जो है किसी चीज पे पड़ा, पिचकी हुई सी चीज, थैली थी एक, जैसे उस थैली पे पैर पड़ा
वो थैली में से सामान निकला तो देखा इंसानी मल पड़ा हुआ है, बदबू फार रहा है। और ये कहाँ पे मिला उन्हें? ये बिल्कुल अपने घर के दरवाजे ओ। पे। ये तीनों चीजें उनको दरवाजे पे या दरवाजे के आसपास मिली। अब फिर उन्होंने, जब ये सारे घर वालों ने देखा तो जाहिर सी बात है इनकी वाइफ थोड़ी और घबरा गई। उन्होंने तो पहली बार कोई ऐसी चीज देखी। तब इन्होंने पूरा किस्सा बताया। मैं बोला भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया था, ये क्या तरीका है? अब इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम कि उसी के कुछ दिन बाद उनकी बेटी की मंगनी तय थी। जो रिश्ता तय हुआ था वो मंगनी होनी थी 3 दिन बाद। उन्होंने बोला भाई अभी कुछ नहीं, ये बाहर आ सकती बात, अगर बाहर आ गई तो ये रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको अभी बिल्कुल ना करें। और ये जमाना मैं बता रहा हूँ 1990s के दशक का। तो मोबाइल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे और ना ही सबके पास हुआ करते थे। इनफैक्ट इंडिया में तो बहुत ही कम लोग थे इनके पास थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, मोहल्ले वालों को भी किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। उन्होंने जो है थैली वैली पहन के उसको किसी तरह से डिस्पोज ऑफ किया, सफाई वफाई करी ताकि किसी को ना पता लगे। जिस दिन मंगनी थी अक्षय भाई, उस दिन उनकी बड़ी बेटी किचन में कुछ बना रही थी, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने पर उनकी बेटी को 60% ज्यादा बर्न हुए। आपाधापी मच गई, पूरा खानदान सत्ते में आ गया कि ये क्या हो गया। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, गंगाराम हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा, सर गंगाराम। वो उसमें भी पहले एक बर्न वार्ड था और सफदरजंग में भी एक बर्न वार्ड है। तो ये 2 ही हुआ करते थे हॉस्पिटल जिन पे जले हुए पेशेंट्स को ले जाया जाता था। तो आई थिंक सफदरजंग में या गंगाराम में कहीं उनको एडमिट किया गया और उनका उसकी बच्ची का ट्रीटमेंट चला। अब क्योंकि उस वक्त ये ठीक ठाक पैसे वाले थे, 2-3 कारखाने थे इनके जिसमें स्पेस पार्ट्स वगैरह बनाया करते थे, कैंस बनते थे, तो पैसों की कमी उस वक्त नहीं थी। लेकिन ये देख के ना उसके फादर को एक सत्ता सा लग गया, एक ट्रॉमा सा हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टेड ब्लेमिंग हिमसेल्फ कि अगर मैं इन सब चीज़ों का प्रॉपर इलाज कर लेता तो ये नहीं होता। तो वो जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गए। बेटी हॉस्पिटल में है, ऑब्वियसली रिश्ता विश्ता तो सब, अब तो क्या ही बात करनी है, वो लोग भी क्या ही बोलेंगे, क्या होगा, किसको इस बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो उसकी जान बचाना ज़रूरी है। वो कई दिन तक ऑलमोस्ट कोमा में थी बच्ची, 60% ज़्यादा बर्न है। आगे की ज़िंदगी कैसे होगी कुछ नहीं पता है। बाप, एक बेटी का बाप, और वो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब इतना अवेयरनेस नहीं थी और वो बड़ा छोटे छोटे इलाकों में वो बड़ी चीज़ थी कि लड़की का रिश्ता नहीं हुआ तो लड़की बोझ है, घर पे शादी नहीं हुई तो बेइज्जती होती है, वटेवर। तो एक लड़की के बाप का आप जहन सोचें। एक तो उसने 3-4 चीज़ें ऐसी देखी, ऊपर से उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। वो किस ट्रॉमा में, किस जहनी हालत में होगा ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वही हुआ वाइल बड़ी बेटी का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, इन साहब को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और ये चले गए वेंटिलेटर पे एकदम से। अब बची सिर्फ वाइफ और छोटी बेटी। ठीक है, वाइफ और छोटी बेटी बची, इनको भी उसी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। 3 में से 2 कारखाने बेचे गए पैसों के लिए। जिस चीज पे ये खुश थे, पैसा था, शायद इसी बात की किसी को जलन थी, वही खत्म हो रहा था। 2 कारखाने बेचने पड़े। एक जो कारखाना अपना था इनका जगह, वो किराए पे चढ़ाया गया क्योंकि काम तो वहां पर चल नहीं रहा था कुछ। वो किराए पे चढ़ाया गया ताकि कुछ इनकम आती रहे। जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अपने गहने वहने सब बेच डाला, घर का आधा फर्नीचर उन्होंने बेच डाला इस चक्कर में कि इलाज हो सके दोनों का। इधर जो है दोनों बाप बेटी जो हैं वो अब हॉस्पिटल में अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं। इधर उनकी वाइफ जो हैं वो छोटी बेटी को संभाल रही हैं। हर तरीके के मौलवी से, कहीं किसी ने एक बाबा बताए उनसे, किसी ने पंडित जी बताए उनसे, जो जो बता रहा है वो सब जगह जा रही हैं इस चक्कर में कि कुछ तो इलाज मिल सके, कुछ तो पता लग सकता है कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है सब, और मतलब आगे ना हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो करने लगी और उधर भी संभाल रही हैं, छोटी बेटी को संभाल रही हैं। ऑब्वियसली इस बीच रिश्तेदार घर आ रहे हैं, कोई खाना लेके आता है, कोई सिर्फ बात करने आता है, कोई किसी के लिए आता है। आपको याद होगा मैंने बीच में बताया था उनके एक बड़े भाई जिनको वो मेंटोर माना करते थे जी। उनकी वाइफ भी ऑब्वियसली घर आई, खाना वाना लेके आई, सब कुछ किया। और
उनकी एक हाउस हेल्प हुआ करती थी जो 3 जनरेशन उस हाउस हेल्प की उसी घर में थी। पहले जनरेशन होता था कि एग्जैक्टली। मैं इस घर का सेवक हूं तो मेरा बेटा भी इस घर का सेवक बनेगा या बेटी भी घर की सेवक बनेगी। तो वो 3rd जनरेशन की हाउस हेल्प थी। उसने उन साहिबा को कुछ एक थैली में लाते हुए देखा घर में। जो हाउस होल्ड थी उनको, जो हाउस हेल्प थी, हाउस उन्होंने जो इनकी मेंटोर की वाइफ थी, हाँ भाई उन्होंने की देखा वाइफ लाते हुए। को, हाँ वाइफ कुछ ला रही थी और हाउस हेल्प ने देखा। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ ला रही होंगी, लेकिन जब वो गई तो वो थैली हाथ में नहीं थी। खैर साहब कोई बात नहीं। अगले दिन जब वो सफाई हो रही थी छोटी बेटी के कमरे की, जहां वो सो रहे थे माँ बेटी, तो बेड के नीचे कोने में से वो काली थैली मिली। जब उसको खोला गया तो उसमें छोटी बेटी के यूज्ड सैनिटरी पैड्स थे, खून में लथपथ। छोटी बेटी के, छोटी बेटी के, अगला टारगेट। छोटी बेटी उस वक्त कुछ 14-15 साल की थी, तो उसके यूज्ड सैनिटरी पैड्स। क्योंकि होता क्या है, जितनी मेरी नॉलेज है, जो ये भी काला जादू या कोई भी चीज़ कराई जाती है ना, इसमें डीएनए चाहिए होता है। यस। अब वो बाल हों, दांत हों, ब्लड खून हो, हो, नेल्स हो, कोई हेयर चीज़ हो, पहना हुआ हो, नेल्स हों, इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होती है। स्वेट। तो वो मिला और उसमें एक पर्ची मिली जिस पे छोटी बेटी का नाम लिखा। अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया था कि क्या, हालांकि हाउस हेल्प ने ज़्यादा कुछ, क्योंकि हाउस हेल्प की भी एक वो होती है कि मैं बताऊंगी, वो कहेगा तुम उन पे इल्ज़ाम लगा रही हो। तो जब उन्होंने माँ ने वो देखा अपनी बेटी का वो नाम लिखा हुआ वो सब, तब तो उन्होंने, जो सबसे बड़े आलिम जिनका पता लगा वो शहर से थोड़े बाहर थे, उनके पास जाने का फैसला किया। 3 घंटे वो ट्रैवल करके उनके पास गई। वो वहाँ पर इंतज़ार करा उन्होंने 3-4 घंटे। जब वो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनको देखा और आंखें बंद करके उनके सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ा और बोला कि तुम्हारी फैमिली पर किसी ने असर कराया है, और वो भी ऐसे किसी ने जो तुम्हारे बहुत करीब है। हाल फिलहाल में कुछ तुम्हारे घर आया था, कुछ चीज़ मिली थी, कुछ हुआ था, तब उनको याद आया। तब हाउस हेल्प भी वहाँ पे थी। हाउस हेल्प ने बोला कि मैंने उनको देखा था, वो काली थैली लाते हुए, फिर वो गए। क्या इसका मतलब, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वही लोग। अब तो फिर उन्होंने कुछ एक बेरी का पौधा होता है उसके पत्ते दिए और कुछ दुआएं दी, और वो बोला कि बेरी के पत्ते जो हैं पानी में डाल देना, खुद नहाना, छोटी बेटी को नहलाना, और पीने के पानी में भी डालना, और जो तुम्हारे हॉस्पिटल में हस्बैंड हैं और तुम्हारी बेटी है उनका स्पंज बाथ जो करोगे वो इस पानी से करना, और ये आपको 3 महीने करना है, हर हफ्ते एक बार। कुछ दुआएं पढ़ के लिख के दी कि ये पढ़ना अपने मन में, और उन पे दम कर देना, और खुद पे भी, उस पे, और घर पे भी करना, और वो पानी जो लोगे वो घर पे भी छिड़कना। वो सब उन्होंने इलाज बताए, वो सारा उन्होंने शिद्दत से 3 महीने किया। और उन्होंने एक चीज जाते जाते बोल दी थी कि जितना जल्दी हो सके घर छोड़ दो, इस घर में रहोगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो पुश्तैनी घर जो सालों से उनकी मिल्कियत थी, जायदाद थी, वो उस फैमिली ने छोड़ दिया, और आज की डेट में वो फैमिली कहाँ है कुछ नहीं पता है, वो वहां से छोड़ के चले गए। और पूरा बर्बाद हो गए वो लोग। जान बच जलन गई बस हसद एक जो, हाँ बस वो, अब वो बेटी की क्या हालत थी, वहां से उन्होंने गंगाराम से वो सफदरजंग से उन्होंने डिस्चार्ज कराया नहीं कराया, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों के पास है नहीं। तो हमें भी उसकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि उसके बाद फैमिली, सुना ये था जो उन्होंने बताया कि वहां से वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली के बाहर, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में कहीं शिफ्ट हो गए थे। आई थिंक उस वक्त गुड़गांव या नोएडा में कहीं पे शिफ्ट हुए होंगे, और ये 90s की बात है। अब उसके बाद कौन से हॉस्पिटल में रखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नो आइडिया। वैसे बहुत बड़ा कारनामा हुआ है सिलेंडर फटने वाला। बहुत बड़ा। आप ये देखें उसकी ताकत किस तरह की होती है, शैतानियत की, कि लोगों की जान तक खतरे में आ जाती है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और इतने जलन, इतनी लोग वो कर लेते हैं कि इस हद तक चले जाते हैं। खुद के ही जितना मैं लोग, खुद इसके के बारे लोग। में पढ़ रहा हूँ ना अक्षय भाई, जितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब इंसान इन सब चीज़ों से जितना दूर रहे उतना बेहतर है, क्योंकि बहुत किस्से ऐसे भी हैं जिन्होंने कराने की कोशिश करी और वापस उनके ऊपर हो गया है।
घूम के तो आता ही है। सेटन वर्शिप जो है ना वो है, मतलब हमें सिर्फ किताबी बातें लगती थी, लेकिन कई लोग जो जो ये चीज़ें कर रहे हैं उनकी बातें सुनकर, उनके किस्से सुनकर तो ये लग रहा है कि भाई बेसिकली है तो एक तरीके का सौदा ही, हाँ, कि आज आप हमारा काम कर दो, बस कल हम बस अब खुद को वो आपका साइनिंग अ हवाले डील कर विद देंगे। द डेविल जो वाली बात है, वही वाली यस। बात। ये एक किस्सा था जिसने मैंने पढ़ा और मैं कुछ टाइम के लिए एकदम हिल गया कि भाई इस हद तक लोग जा सकते हैं अपनी वो कराने के लिए। हम पैरानॉर्मल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि भाई चलते चलते हमें एकदम से रोड पे कोई दिख जाता है या पीछे से आवाज़ आती है, वो एक आपको पता है कि वो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं। बट ये काला जादू जो चीज़ है ना, करवाया जा रहा है। ये जो करवाते हैं लोग, ये बड़ी मतलब ये समझ से भी बाहर है और बड़ी उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। एक मिनट को मैं किसी स्पिरिट के आसपास रहने को तैयार हूँ, यू नो, एज कम्पेयर टू द काला जादू, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक पीपल एंड ऑल दैट। अभी जैसे इससे पहले भी एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि उतारे का मतलब है क्या, कि हाँ, आपने इसका उतारा वो किसी और के ऊपर गया, फिर उसका उतारा कहीं और करा वो किसी और के ऊपर गया, मतलब जड़ से तो खत्म ही नहीं हो रहा ना। जड़ से इसलिए ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये जो भी चीज़ कोई करा रहा है वो एक फॉरेन एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही है ना उसमें। वो एंटिटीज़ जो शायद सैटेनिक हैं, सेटन के उसकी हैं, डेविल के उसकी हैं, डीमंस हैं, हम नहीं देख सकते उनको, लेकिन ये आप उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते। आप मार, हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम उनको मार सकें। तो उतारे का मतलब क्या है, आप उनको एक जगह से कह रहे हो कि यहाँ से हट जाओ, कहीं और और वो था। कहीं और चले जाएंगे जहाँ उनको एंटिटी मिलेगी। कभी कभी जानवर में हो जाते हैं, कभी किसी पौधे में, कभी किसी इंसान में, उनके ऊपर है। जिस तरीके से बताया, ऐसा लग रहा है कि अब जनता को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। नहीं, संभल के भी रहने चाहिए। और मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ गॉड फॉरबिड किसी को कहीं दिखती है, आए दिन मैं देखता हूँ, मतलब बहुत अब तो नहीं खैर, पहले जब हम छोटे थे तो गाड़ी से स्कूटर से जा रहे हैं तो एक एक बात ये कही जाती थी कि रास्ते में अगर कहीं कपड़ा या कुछ पड़ा मिले तो उससे बचा के निकालो, उसके ऊपर से मत निकालो। उसमें कभी कभी नींबू और मिर्ची भी हुआ करते थे, कभी कुछ होती थी। आई डोंट नो क्या मिलता है लोगों को, क्या नहीं मिलता है। एक किस्सा ऐसा आया अक्षय भाई, मैं मतलब बात कर सकते हैं हाँ ना। बिल्कुल। एक किस्सा ऐसा आया कि मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम्म। और ये किस्सा एक्चुअली जो काला जादू करवाती थी उनकी अपने किसी रिश्तेदार ने हमें भेजा बताइए भाई। कि मैं अपने उनके बारे में बताता हूँ। और वो करवाती थी, मतलब वो दूसरों पे करवाती थी। लोग उनको करवाने के पैसे दिया करते थे कि आप करवाओ। हाँ, सीक्रेटली करवाती थी, बट करवाती थी। और क्या, इसको एक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ काला जादू इज मुर्दे का, मटके वाला और मुर्दे के वो वाला कब्र वाला। बेसिकली क्या करते हैं लोग, पर्ची पे कुछ डायग्राम्स और कुछ चीज़ें लिख कर, होता क्या है कि जो कुरान की वर्सेस हैं अरबिक, उसमें अगर आप एक छोटी मात्रा या कोई चीज़ का भी डिफरेंस कर देंगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाता है अरबिक में। तो ये लोग लिखते हैं अरबिक में, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। और उसमें फिर डेविल की या उसकी डायग्राम वगैरह बने होते हैं, कुछ क्रॉसेस बने होते हैं, कुछ चीज़ें बनी होती हैं। और ज़्यादातर कुछ एक किसी एक चीज़ की बनी हुई, या तो डॉल होती है या कोई एक स्ट्रक्चर होता है, उस पर पिन लगी हुई होती हैं। और इसको सबको इकट्ठा करके एक मटके में डाल के, या तो एक मटके में भी किसी मटके में किसी एक किसी राख को या किसी चीज़ को रख के उसमें डाल के किसी कब्र में, जो ताज़ा मुर्दा है अभी कुछ दिन पहले का, उसकी कब्र में दफना देते हैं। या फिर पर्ची पे लिख के उसके मुंह में, मुर्दे के मुंह में रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो कब्र खोदने वाले जो केयर टेकर्स होते हैं सेमेट्री के, वो भी शामिल होते हैं पैसों के लिए। उन्हें भी पैसा चाहिए। उनको भी पैसा चाहिए। उन्हें क्या, जो इंसान गया उसके तो लिए तो। ये किस्सा ये था हाँ जी। कि एक इंटरनेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, ठीक है, और ये काफ़ी वायरल किस्सा है, काफ़ी साल पुराना, जो दोबारा किसी ने मुझे भेजा तो मुझे रिवाइव हुआ कि मैंने कहीं और भी सुना है। हुआ ये कि एक प्रोग्राम आ रहा था ड्यूरिंग रमदान ओनली, रमदान चल रहे हैं, बहुत साल पहले की बात है ये, अप्रॉक्सीमेटली हो गए होंगे 20 एक साल। प्रोग्राम आ रहा था किसी इंटरनेशनल चैनल पर, और वो इंडिया में भी ब्रॉडकास्ट होता था। और उसमें वो फ़ोन कॉल्स लिया करते थे कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। वहाँ एक आलिम बैठे होते थे, एक होस्ट होता था, वो पूछते थे, पहले रमज़ान के बारे में बातें होती थी, और उसके बाद क्वेश्चंस लेते थे। उसमें इन साहबा ने कॉल किया था
कि मैं हज पे गई, उम्रा पे गई, लेकिन मुझे काबा नजर नहीं आया। मैं उसके अंदर पहुंच गई लेकिन मुझे काबा नजर नहीं आया। तो वो कहने लगे, आप बहन कैसी बातें कर रही हैं आप, ये कैसे मुमकिन है? मतलब आप अगर उस में हद में खड़ी हैं, उसके सामने खड़ी हैं, आपको कैसे नजर नहीं आएगा? कहेंगे नहीं मुझे नहीं नजर आया। तब उन्होंने जोर दे के पूछा कि आप करती क्या है? कहेंगे मैं कुछ नहीं करती, मैं हौसला। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ही नहीं पूछ रहा, आप ऐसा क्या करती हैं जो आपको नजर नहीं आया? उस वक्त तक उन्होंने नाम वाम कुछ नहीं बताया था, ये था अनॉर्मस रखेंगे। तब उन्होंने बताया कि मैं कब मुर्दे के मुंह में वो रख के लोगों के लिए वो करा करती थी। बता दिया। बता दिया। और पता ये लगा था कि वो साहिबा जो है वो कहीं दिल्ली एनसीआर की ही थी। तो कर्म इतने बुरे थे ना। कर्म इतने बुरे थे कि आप ये बोलो ऊपर वाले ने उनकी आंखों का पर्दा ऐसा डाला कि उनको काबा तक नजर नहीं आया। भाई साहब। क्योंकि इस चीज की माफी नहीं है। हम्म। आप किसी और पे जुल्म करने के लिए, उसको तकलीफ पहुंचाने के इरादे से ये चीज कर रहे हो, मटके वाला जादू, मुर्दे वाला जादू। ना बेचारा मुर्दा, उसकी रिस्पेक्ट कर लो, उसकी क्या गलती? और जिस पे हो रहा है उसके ऊपर वो। तो ये बड़ा वो लगा मुझे सुनकर कि अच्छा, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बार जा चुका हूँ वहाँ पर। तो वहाँ जाते हैं एक अलग फीलिंग होती है, ऑब्वियसली पिलग्रिमेज है। जो जो अपने अपनी पिलग्रिमेज में जाता है, एक एक वहाँ से आप आते हो अपनी रूह साफ करके। ये गई और उनको नजर भी नहीं आया काबा, उसके सामने खड़े होकर उनको नजर नहीं आया, क्योंकि काम ऐसे थे। तो उन्होंने बोला कि बहन आप फौरन फ़ोन काट दीजिए, हम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा जी। ठीक है, और जो भी आपने काम किया है या कर रही हैं, उसको अगर छोड़ सकें तो बहुत तो अच्छी छोड़ बात दीजिए। है। माफ़ करने वाला वो है, हम नहीं जानते। वो फ़ोन काट दिया गया। और क्योंकि लाइव हो रहा था तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो गया। उस वक्त ये एडिट करके नहीं ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे, लाइव हुआ करते थे। तो भाई आते हैं अगले किस्से पे। हाँ, तो भाई इस तरह के ना और बहुत किस्से आए। एक और ऐसा किस्सा था जिसने मेरी तो हो क्या रहा है कि मी एंड माय वाइफ, हम दोनों ही यूट्यूब चैनल को हैंडल कर रहे हैं। वो लिखती हैं। तो होता क्या है, जब किस्से लोग भेजते हैं तो अपनी एक कॉमन रैंडम लैंग्वेज में भेजते हैं, तो उनको पूरा स्टोरी टेलिंग के हिसाब से रीराइट करना पड़ता है। तो वो करती हैं और मैं फिर सुनाता हूँ। तो वो पढ़ रही थी, ज़्यादातर किस्से वो पढ़ती हैं पहले। वो पढ़ते पढ़ते आधा रोक के वो मेरे पास आई, कहेंगे ये पढ़ो। हालांकि किस्सा जो है वो मतलब अ, दिल्ली के आसपास का नहीं है, केरला का है। पर वो पढ़ के वही अगेन, मतलब उसके बाद ये हुआ कि यार इस पे फटाफट कहानी हमें बनाई जा करनी सकती चाहिए, क्योंकि ये ना बाहर आना ज़रूरी है। ये बात है एक थ्रिसूर करके एक इलाका है के पास में, छोटा सा एक गांव पड़ता, कस्बा पड़ता है, उसके एक छोटे नर्सिंग होम की। सो बेसिकली ये नर्सिंग होम जो है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए था। और वहाँ पर उन्हीं पेशेंट्स को रखा जाता था जो कैंसर के टर्मिनल स्टेज पे हैं, जिनका अब कुछ हो नहीं सकता, बस लास्ट स्टेज है। वो कुछ दिन आखिर के अपने जितने भी दिन हैं वो आराम से बिता लें, केयर में बिता लें। इसलिए फिर वो उनको रखा जाता था। जिनका इलाज जितना हो सकता था हो चुका, कीमोथेरेपी वगैरह जो होनी थी हो चुकी, अब थोड़ी बहुत मेडिसिन जो चढ़ती है वो चढ़ती है, और उसके बाद बड़े। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये इसमें दो तीन चीज़ें उनके साथ हुई। मरियम्मा करके एक नर्स थी, केरला की। और ये यूजुअली ये इनकी तीसरी या चौथी जॉब थी जिसमें ये उस हॉस्पिटल में, उस नर्सिंग होम में आई थी। और हर इस तरह के नर्सिंग होम जो थोड़ा रिमोट एरिया में होता है ना, उसका एक स्टाफ हॉस्टल होता है बिल्कुल पीछे, जहाँ पर स्टाफ रहे और वहीं से अपना वो करे। तो मरियमा वॉज अ एंड इज़ अ क्रिश्चियन। तो ये अपना वो जो जीसस क्रॉस होता है वो अपने साथ लेके ऑब्वियसली चलती थी। तो जब ये अपने रूम में गई, एक तो हॉस्टल ऐसा था कि उसके कई पोर्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस अंधेरे में थे, डायरेक्ट सनलाइट आती ही नहीं थी, बड़ा डिंजी सा एरिया था। और केरला में आपको पता ही है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो हर तरफ थोड़ा जंगल टाइप का होता है। तो इनका हॉस्टल और हॉस्पिटल में वॉकिंग डिस्टेंस अबाउट 10 मिनट्स का डिस्टेंस था। तो ये जब अपने रूम में सेटल हुई तो इन्होंने अपना क्रॉस जो है वो दीवार पे लगा दिया, जैसा कि करते हैं।
अपने ड्यूटी करने लगी, किसी दिन नाइट ड्यूटी, किसी दिन डे ड्यूटी। ये ज़्यादातर शुरू में डे ड्यूटी करती थी, नाइट में आके सोती थी। एक दिन रात को ये सोते सोते इनको कुछ कच 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 आवाज़ आई, स्क्रैच की। इनको लगा चूहा आ गया कोई, चूहा करते हैं ना यूजुअली। तो इनकी आँख खुली और चारों तरफ इन्होंने देखा, कुछ नज़र नहीं आया। थोड़ी लाइट जलाई, फिर देखा, नहीं नज़र आया। आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है। फिर इनकी नज़र पड़ी दीवार पे, क्रॉस पे। क्रॉस अपने आप ऐसे हिल रहा है, अच्छा जी, अपने आप हिल रहा है। और उसको देखते देखते ढक करके नीचे गिर गया। वो एकदम से घबरा गई, डरते डरते क्रॉस के पास गई। क्रॉस उठाया, देखा कुछ नहीं है। दीवार देखी, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। कील अपनी जगह लगी हुई है, क्रॉस गिर गया। थोड़ी सी वो हो गई, बट उन्होंने क्रॉस उठा के अपने पास ले गई और बेड पे रख के सो गई। नेक्स्ट डे इन्होंने वार्डन से, एडमिन वालों से बात करी कि भाई ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कि यहाँ की दीवारें बहुत कमज़ोर हैं, बहुत पुराना हॉस्टल है, कभी कभी चीज़ें गिर जाती हैं, तो कील मत लगाओ आप। या तो क्रॉस को आप अपने पास टेबल पर रख लो, या फिर आप डबल साइड टेप वगैरह से कुछ करो, कील मत ठोको। उन्होंने बोला लगाने से अच्छा है अपने पास लेके सोते। लेकिन फिर इनकी नाइट ड्यूटी लगी। अब नाइट ड्यूटी में क्या हुआ, ये टेबल पे रख के क्रॉस नाइट ड्यूटी को चली जाती थी। जब ये सुबह आती थी तो क्रॉस नीचे पड़ा हुआ मिलता था। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर उन्होंने क्रॉस को अपने साथ कैरी करना शुरू कर दिया, अपने बैग में, सेफ फील करने के लिए भी और थोड़ा उसके लिए भी। फिर खैर चलो, ये उनके साथ हुआ, उन्होंने इग्नोर किया। ड्यूटी इनकी कैंसर पेशेंट्स के साथ होती थी। तो एक पेशेंट आई थी इनके पास, वहाँ पर 40s में थी, ऑब्वियसली यंग फॉर अ कैंसर पेशेंट, और वेरी यंग टू बी डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर। तो इन्होंने इनकी ड्यूटी उनके वार्ड में लगी। उन जो रूम था बेसिकली, ये पूरे नर्सिंग होम में कुल मिला के 25 बेड थे, जिसमें 1-2 रूम में सिर्फ सिंगल थे, बाकी डबल थे, और एक बड़ी सी डॉर्मेटरी टाइप की थी, इसमें मल्टीपल बेड्स वार्ड टाइप के लगा रखे थे। तो जिस रूम में ये आई थी नई पेशेंट, इसमें डबल था, एक पेशेंट इधर, एक पेशेंट इधर। इनका जो नई पेशेंट आई थी, इनका जो बेड था उसके बगल में बड़ा सा एक खिड़की टाइप का वो था, शीशा, जो बाहर गार्डन पे दिखता था। गार्डन क्यों बना रखा था कि भाई शाम को पेशेंट्स को ले जाते थे, थोड़ा घुमा दिया, जितनी धूप और हवा में लोग ले सकते हैं उतना कर लें, व्हाटएवर। तो जब ये पेशेंट आई तो इनकी केयर मरियमा को दी गई कि आप इनकी केयर करोगे, ठीक है। हर शाम को तकरीबन 4-4:30 बजे के आसपास ये डिसाइड हुआ कि इनको बाहर घुमाने व्हीलचेयर पे लेके जाएंगे, क्योंकि चल नहीं सकते। थोड़ा धूप वूप दिखाएंगे, थोड़ा बात इनसे करेंगे और फिर ले आएंगे। अक्सर गार्डन में मोहल्ले की बिल्लियां आ जाया करती थी, तो लोग उनको फीड कर दिया करते थे। जिस दिन ये नई पेशेंट आई, उस दिन एक नई बिल्ली देखी सबने। वो बिल्ली सबकी नज़र में इसलिए आई क्योंकि शी लुक्ड लाइक अ स्मॉल टाइगर। उसकी स्ट्राइप्स और चितकबरा जो उसका फर था, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे टाइगर को छोटा कर दिया हो, ठीक है। और ख़ास बात ये थी कि जब ये नई पेशेंट आई और पहली बार इनको गार्डन लेके गए, तो बिल्ली सीधी इनकी गोद में आके बैठी, कहीं नहीं गई। अच्छा जी, सीधा उस पेशेंट की गोद में आके बैठी, ठीक है। पेशेंट ने भी उसको प्यार व्यार किया, फीड कराया। एवरी सिंगल डे फ्रॉम दैट डे, जब जब ये पेशेंट गार्डन में जाती थी, वो बिल्ली इनके यहाँ पे आके बैठ जाया करती थी, एवरी सिंगल डे। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है भाई, बिल्ली है, लगाव हो गया, जानवर है, लगाव हो जाता है, कोई बात नहीं। एक दिन इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनको बाहर नहीं ले जा सके। 4-4:30 बजे जो ले जा करते थे। बिल्ली अपने टाइम पे आई, वहीं गार्डन में बैठी। अब उसी जगह से इनका बेड भी दिखता था क्योंकि शीशा था, और वहाँ बैठ के उनको घूरने लगी पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में थी, ठीक है। तो अच्छा, बिल्ली वहाँ बैठी रही और ऐसे ऐसे चलती रही जब तक रात नहीं हो गई। बिल्ली वहाँ से हिली नहीं। वहाँ के काम करने वालों ने, वार्ड बॉयज़ ने, सब ने उसको भगाने की कोशिश करी, सब पे हिस करके आई, नाखून दिखाए, चिल्लाई, हटी नहीं। लेकिन रात हो गई, बिल्कुल नहीं हटी, और रात हो गई, वो अपनी जगह से नहीं हिली, ठीक है। रात को बस सबने इग्नोर कर दिया कि ठीक है अब अपने आप चली जाएगी। रात को मरियमा की ड्यूटी थी, वो अपने स्टेशन में बैठी हुई थी और राउंड लेने के लिए कमरे में गई। तो ऑब्वियसली इतना रिमोट एरिया है, लाइटें बंद कर रखी थी, पेशेंट भी सोते हैं।
हल्की सी बाहर एक लाइट जल रही थी जिसमें उनको लगा, शीशे जब उन्होंने बाहर गार्डन में देखा कि कोई खड़ा है, कोई एक साया साया जो खड़ा है। थोड़े से घबरा गई, वो देखने की कोशिश कर रही थी क्या है क्या नहीं है, कि अचानक इन पेशेंट की मॉनिटर पे बीप हुआ। ये फ़ौरन भागी, चेक किया तो उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो एकदम से लाइट जलाई, ठीक है, लाइट जला के उन्होंने टेस्ट वेस्ट की, वो स्टेथोस्कोप लगा के उनको चेक किया और प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर को बुलाया, ठीक है। इतने वो डॉक्टर आ रहे थे, इनकी नज़र फिर से बाहर पड़ी, क्योंकि अब लाइट जल चुकी थी। तो रोशनी में नज़र आया कि जहाँ इनको साया नज़र आता, बिल्ली वहीं बैठी है और बिल्ली घूर के देख रही है। इतने डॉक्टर आए, इतने मॉनिटर पे स्ट्रेट लाइन हो चुकी थी, ठीक है। डॉक्टर ने चेक किया, कॉल ऑफ डेथ जो टाइम होता है, टाइम ऑफ डेथ कॉल किया। जब टाइम ऑफ डेथ कॉल किया, प्रोटोकॉल के थ्रू वो चार्ट में लिखा गया। मरियमा ने फिर बाहर देखा तो बिल्ली प्यार से उठी और गार्डन के बाहर की तरफ चल दी। बाहर जाते जाते एच पे रुकी, पीछे मुड़ के देखा पेशेंट की तरफ और एकदम से चली गई। और मजे की बात यह है, मरियमा ने खुद लिखा है ये, कि जब मैंने उस पेशेंट को देखा डेथ के वक्त, उनके चेहरे पे एक सुकून सा था, जो उस दर्द में नहीं था जिस दर्द में वो आई थी। कैंसर पेशेंट है, पेन होते हैं, आपका चेहरा उतर जाता है, कीमोथेरेपी कर करके आपकी स्किन वैसी हो जाती है, गॉड फॉरबिड किसी को हो तो। लेकिन जब वो कहें, जब उनकी लाइन आई तो जो चेहरे पे सुकून था वो उससे पहले कभी नहीं था। वो शायद अब वो बिल्ली थी, क्या था क्या नहीं था, ले गया। ये दूसरा किस्सा था उनके साथ। तीसरा जो उनके साथ हुआ, उसके बाद तो उन्होंने जॉब छोड़ दी वाली। तीसरा ये हुआ कि उसी हॉस्पिटल में एक बच्चा आया कैंसर से पीड़ित, और वो भी ऐसे कैंसर से कि 4th स्टेज हो चुकी है, जितना इलाज हो सकता था हो चुका है। अब बच्चे के बस डेथ की वेट। अब किसी माँ बाप के लिए बच्चे को कैंसर होना और उसका डेथ बेड पे आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑब्वियसली माँ बाप दोनों ही अटेंडेंट होते थे वहाँ पर, बारी बारी आते थे। सुबह में माँ होती थी, रात में बाप होता था, किसी वक्त भी उसको अकेला नहीं छोड़ते थे। वो बच्चा वहाँ एडमिट था। मरियमा को बच्चों से लगाव था, तो मरियमा ने उसकी केयर अपने अंडर लिए कि मैं केयर करूँगी इसकी। और वो चाहे नाइट हो चाहे डे हो, वो एकदम से आ जाया करती थी उसके लिए। एक दिन वो अपने जो ड्यूटी डॉक्टर थी उनके साथ बैठी हुई थी स्टेशन पे, वार्ड उधर था। अभी सारा चक्कर लगा के सबकी ड्रिप व्रिप ठीक करके सब करके आए थे कि अचानक दोनों को आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। 2 बार, 3 बार, मम्मा मम्मा मम्मा, 3 बार किसी ने पुकारा मम्मा मम्मा। और पूरे हॉस्पिटल में उस बच्चे के अलावा कोई और बच्चा नहीं था। तो ऑब्वियसली उसी ने पुकारा। हो सकता है दर्द हो रहा हो, माँ को पुकारते हैं बच्चे। दोनों उठ के कमरे में गए, बच्चे के मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई है, वो सो रहा है। बाप जो है सामने के काउच पे ऐसे टेक लगा के आंखें बंद किए हुए। तो वो उसके पास गए, बाप के पास, सर आपका बेटा आवाज़ दे रहा था, आपने सुना नहीं? कह रहे नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कोई आवाज़ नहीं थी। कह रहे नहीं, हमें आवाज़ आई, दोनों को आवाज़ आई। कह रहे नहीं, मैं तो अभी आंख लगी है और उसके मुंह पे तो ऑक्सीजन है, कैसे आवाज़ देगा? अचानक बाप का फ़ोन बजा। फ़ोन था उसकी वाइफ का, बच्चे की माँ का। उसने उठाया। अब कभी कभी क्या होता है, फ़ोन से बाहर आवाज़ आती है। तो वो फ़ोन पे, हाँ, वो ज़ारो कतार रो रही माँ, मेरा बच्चा ठीक तो है, मेरा बच्चा ठीक तो है, मैं सो रही थी, मुझे 3 बार उसके मम्मा 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 कहने की आवाज़ आई वहाँ घर पे। और रो रही है। और ये मरियमा ने सुना। बस ये सुनना था, बच्चे के मॉनिटर पे फ्लैट लाइन आ गई। शायद उसकी स्पिरिट ने पुकारा था माँ को आखिरी बार, या क्या हुआ था। बस मम्मा 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 करके। भाई इसके बाद तो वैसे भी नौकरी छोड़नी बनती है। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वो किसी हॉस्पिटल में है वहीं केरला में, बट कैंसर नर्सिंग उसमें नहीं है। क्या बता दिया भाई आपने। बच्चों को लेके ना वैसे भी सेंसिटिव होती हैं चीज़ें यार। अब वो माँ वहाँ रो रही है, बाप ने वहाँ बैठ के नहीं सुन पाया, माँ ने वहाँ सुना। जिस तरीके से आपने बताया था ना कि मरियम्मा ने नौकरी छोड़ दी,
तब मैं सोच रहा था ऐसा क्या ही हुआ होगा जो आपने बता दिया। तो इस जगह पर कोई भी इंसान अगर ऐसे पीछे मुड़ के देख लेगा और ये सब हो जाएगा ना उसके सामने, उसके पास और कोई लेने को डिसीजन बचेगा नहीं कि बिल्कुल, अगला एब्सोल्युटली, नंबर मेरा भी लग सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए उस कैंसर नर्सिंग होम का ना एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ टिकते नहीं ज़्यादा, 3-4 महीने 5 महीने ज़्यादा नहीं टिकते, क्योंकि आपको ना बहुत इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। आप अपने सामने डेथ देखते हो, एग्जैक्टली। रोज कोई ना बैक कोई टू वहां बैक, पर बैक मर रहा टू होता बैक, है। यस। हॉस्पिटल्स में आप खुशी भी देखते हो, ठीक होके लोग जा रहे होते हैं। कैंसर नर्सिंग प्लेस में आप वो नहीं देखते, वहां आते ही लोग मरने के लिए। तो ऑब्वियसली आपका जो नर्सेज 18-18 घंटे की ड्यूटी वहां उन डेथ पेशेंट्स के साथ करती हैं जो बिल्कुल अपने डेथ बेड पे हैं, कैंसर पेशेंट्स, उनकी हालत इमोशनली क्या होती होगी, मेंटली क्या होती होगी, हम सोच भी नहीं सकते। आप अपने सामने न जाने कितनी डेथ्स देखते हो, इंसान को उसके सामने हुई एक डेथ चेंज कर देती है, और यहाँ तो वो रोज देखते हैं। कोई भी 3-4 महीने ज्यादा टिकता नहीं वहां पर, कोई नहीं टिकता। दर्दनाक कहानियों का दौर चल रहा है, खौफनाक कहानियों का दौर चल रहा है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं फहद भाई एक और। भाई कुछ किस्से ऐसे होते हैं ना कि आप, जो अभी हमने सुना, उसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे खुद गूज़बम्स हो गए थे, क्योंकि माँ और बच्चों का ख़ास तौर से ऐसा कुछ रिलेशन होता है ना हाँ जी, किसी में, तो गूज़बम्स होते ही हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। आपको चिल्स आ जाते हैं स्पाइन में। ऐसा ही एक और किस्सा मेरे पास आया है, जिस पे हम कहानी भी कर रहे हैं। हम्म, ये भाई बहन का एक किस्सा है, फरीदाबाद के हैं। अभी जिन्होंने किस्सा भेजा है वो, उनकी एज आज की डेट में 34-35 के हैं वो, पर ये बात है जब वो 13 साल के थे, तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन गया। हम्म, और बेसिकली हुआ ये कि जब ये 13 साल के थे तो इनकी मदर को पहले वो दिमागी बुखार होता था ना, मलेरिया जब हाँ जी, चढ़ दिमाग जाया पे करता चढ़ था, जाता था। हाँ, और उस वक्त इलाज इतना था नहीं, तो वो हो गया था इनकी मदर को, और देखते देखते विद इन 15 डेज बुखार हुआ, और 15 डेज के अंदर उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद पूरा परिवार बिखर सा गया। फरीदाबाद में अपने माँ बाप के साथ ये दोनों भाई बहन रहा करते थे, और एकदम से सब बिखर गया। फादर जो हैं वो ऐसे ट्रॉमा में चले गए, अनटाइमली डेथ ऑफ वाइफ के चक्कर में, कि उन्होंने बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दिया। तो कोई एक रिश्तेदार जो उनको रख सकता था वो थी मासी, हम्म, जो कि रहती थी बिलासपुर में। मासी ने पहले तो बोला हाँ मैं बच्चों को रखूंगी, लेकिन जब बच्चे वहां पहुंचे तो पता ही लगा कि बच्चों की तरह नहीं, नौकर की तरह रखने का इरादा है। ओ, क्योंकि जो मौसा जी हैं वो बहुत अब्यूसिव आदमी है, हम्म, वो पीकर मौसी को भी मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं। उनके अपने 2 ही बच्चे थे, और ये डिसाइड हुआ कि अगर इन दोनों को घर में रहना है तो घर के काम करने पड़ेंगे। तो जो बहन थी वो किचन का काम संभालने लगी, और जो ये खुद थे इन्होंने सफाई वफाई में लगा दिया। तो बहुत जल्दी इनको समझ में आ गया था कि इस घर में हमें बच्चों का तो नहीं, नौकर का दर्जा मिला है। हम्म, और एक ड्राइंग रूम में सोफ़ा हटा के एक मेकशिफ्ट गद्दा बिछाया गया था, इसमें सोया करते थे, कोई कमरा नहीं था, कुछ नहीं था। और रोज़ रात को बेचारे रो के ही सोते थे अपनी माँ को याद करके। पता नहीं उनके बाबा इस हालत में थे नहीं कि इनको संभाल सकें, क्या था, क्योंकि हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि जिसकी वाइफ इतने साल की एकदम से चली जाए उनका क्या हुआ क्या नहीं। पर इनको समझ में आ गया था कि अब शायद यही ज़िंदगी है। हम्म, जैसे तैसे 1 महीना उन्होंने बिताया वहाँ पर। 1 महीने बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई इनको पढ़ाओ। वहाँ से फरीदाबाद से फादर ने बोला कि मैं पैसे भेजूंगा। महीने का एक पैसा डिसाइड हुआ, जिसमें फीस और इनका जो खर्चा निकल रहा है वो दिया जाएगा मौसा जी को, और इन दोनों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया। गर्ल्स स्कूल में बहन को, बॉयज़ स्कूल में, दोनों अगल बगल थे बिलासपुर में। और बिलासपुर बहुत छोटा सा शहर है, और उस ज़माने में बड़ा और कोएंट छोटा सा हम्म, कोजी सा शहर था। बहुत कम दुकानें थी, बहुत कम चीज़ें थी। तो घर से स्कूल मुश्किल से 10-15 मिनट वॉक पे था। वहाँ सब वॉक ही करते हैं, आज भी पहाड़ों में ज़्यादातर वॉक ही करते हैं लोग, और चारों तरफ हिमाचल की पहाड़ियाँ। हम्म, तो रात को 10 बजे के बाद पूरा सन्नाटा हो जाएगा, तो एक बंदा नहीं बाहर। लाइट के नाम पर सरकार ने उस वक्त क्या ही फैसिलिटी दे रखी थी, 500-600 मीटर पे एक लाइट थी, और लोगों को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। खैर, ये स्कूल जाने लगे। अब स्कूल क्योंकि
बिल्कुल मिडिल में एडमिशन हुआ अचानक से, वो भी कनेक्शंस के थ्रू। तो 2-3 महीनों में ही मिड टर्म एग्जाम आ गए। अब बच्चों में प्रेशर ये कि सुबह 5 बजे उठ के पहले जो बहन है वो किचन का काम करेगी, 5 बजे उठ के ये सफाई करेगा, फिर 7 बजे दोनों स्कूल निकलेंगे। ये इनका शेड्यूल बना दिया गया था। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वापस आके फिर जो बाकी भी बच्चे काम होते थे वो करने पड़ते थे, फिर होमवर्क करना पड़ता था, फिर खाना मिलता था, फिर सोया करते थे। ये इनका बेचारों का शेड्यूल हो गया था। अब इस बीच क्या हुआ कि एग्जाम जब शुरू होने वाले हुए, पहला एग्जाम था, जो बहन है वो किचन में काम करके सामान लेके डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी। डाइनिंग टेबल पे उसको एक स्टील की कटोरी में दही शक्कर मिला। उसको माँ की याद आ गई। माँ हर एग्जाम से पहले दही शक्कर खिला के भेजा करती थी, आशीर्वाद भी दिया करती थी और बोलती थी अच्छा होगा। दही शक्कर देखते ही वो एकदम से मुस्कुराई। इतने महीनों बाद चेहरे पे मुस्कान आई थी। भाई को बुलाया, फटाफट इधर आ, और अपने हाथ से दही शक्कर खिलाया। तुझे याद है माँ खिलाती थी, ये देख मौसी ने रखा है हमारे लिए। उनको लगा मौसी ने रखा है तो मासी ही ना, तो मौसा से छुपा के रखा होगा। फिर भाई ने अपने हाथ से बहन को खिलाया। दोनों में एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि आज एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि माँ की तरह आशीर्वाद मिला है आज। फिर वो कटोरी लेके मौसी के पास गई कि मौसी आपने हमारे लिए रख दिया, मुझे अच्छा लगा, आपने करा। वो कटोरी छीन के मौसी ने बोला कि तेरे पास ये दही कहाँ से आई और क्यों रखी तूने यहाँ पर? तुझे किसने बोला था लेने को? मैंने कोई कटोरी नहीं दी तुझे, चल जा, स्कूल का टाइम हो रहा है। अब अगर मासी ने नहीं रखी तो वो कैसे आई? थोड़े दोनों परेशान थे, बट उस वक्त एग्जाम जरूरी था, दोनों निकल गए। रात में हर रोज ये लोग अपनी माँ को याद करके सोया करते थे, रो रो के। इतना ज्यादा माँ को याद करते थे कि एक दिन रात को ये भाई साहब जो हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इनका क्योंकि ये अनोनिमस रखना है, ये सोए और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास इनको ऐसा फील हुआ कि माथे पे कोई ऐसे प्यार से सहला रहा है। और वो इंसान की वाली नींद होती है ना कि गहरी नींद में जाने वाला है लेकिन है नहीं, हल्की सी कॉन्शियसनेस है कि सराउंड में क्या है लेकिन नींद में है, वो वाला था। और जैसे ही हाथ शुरू हुआ, ये थोड़ी गहरी नींद में जाने लगा। बहुत दिन बाद ऐसी सुकून की नींद आने वाली थी कि अचानक इसको एहसास हुआ, यह कहाँ, एकदम आँख खुली। और वो एहसास उसके माथे पे इतना फ्रेश था कि उस वक्त भी उसको ऐसा लग रहा था मेरी माँ का हाथ मेरे सर पे है। वो इधर उधर देखा, माँ माँ ऐसे करके एकदम से उठा। फिर एकदम से आवाज आई कि बगल में जो उसकी बहन सो रही है वो नींद में रो रही है हिचकियों से। दीदी दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? एकदम उसकी भी आंख खुली तो उससे बोली कि भाई माँ आई थी, यहाँ तेरे सिरहाने बैठी थी, तेरे सर पे हाथ फेर रही थी, जैसे हम दोनों को सुलाया करती थी। उसने कहा दीदी मैंने भी वही देखा, माँ आई थी हमारे सर पे हाथ फेर रही थी। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि बगल के रूम में अलार्म बज गया। इसका मतलब 5 बज चुके थे। बातों बातों में पता नहीं लगा, वक्त हो गया था काम करने का, इनकी कॉन्वर्जेशन खत्म हो गई। लेकिन अब जो है ये लड़का जो है ये थोड़ा सा रिबेलियस होने लगा था। आप कब तक जुल्म कर लोगे बच्चों? सही बात है। गवर्नमेंट स्कूल में कुछ दोस्त बने जो इससे उम्र में बड़े थे, उन्होंने सिगरेट विगरेट हाथ में दे दी। थोड़ा उनको तरस आया कि बिन माँ का बच्चा है, चल अपनी शरण में ले लेते हैं। वो बड़े वाले बच्चे होते हैं ना 11th-12th के, जो अपनी शरण में ले लेते हैं वो स्कूल में, वो वाले बच्चे थे। उन्होंने जो है इसको बोला, अरे मर्द बन, तेरा मौसा कुछ बोले पलट के जवाब दे। थोड़ा वो रिबेलियस हो गया घर में, और जितना वो रिबेल करता उसका मौसा उतना ही मारता उसको, और जितना वो मारता उतना ही सख्त होने लगा ये, बहुत ज्यादा। एक दिन किसी उस पे एक वहां पर चौक है मेन जहाँ पे मार्केट है, वहां पर स्कूल के बाद मौसा ने इसको सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया, सबके सामने इसको मारा और कान से पकड़ के घसीटते हुए घर लेके आया। अब 2 बातें थी, एक तो इसकी बेइज्जती हुई सबके सामने। आप मतलब आप मान के चलो 14 साल का लड़का, इतना तो वो हो गया ना कि भाई मेरा वही नहीं है क्या वो दोस्तों के सामने। और दूसरा घर में आके चप्पलों से, झाड़ू से, डंडों से बहुत मारा। और फिर उसके बाप को फोन किया यहाँ फरीदाबाद, उन्होंने और आग लगा दी कि रात का खाना मत दो इसको और 4 थप्पड़ मेरी तरफ से मारो। तो वो मौसा बोला कि देख कैसे बच्चे हैं, हमारे मुंह पे मर दिए हैं, मनहूस बच्चे हैं, इसलिए बाप ने इनको छोड़ दिया, अपनी माँ को खा गए, ऐसी बातें। उस दिन इसका जो घड़ा था वो भर गया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भागूंगा यहाँ से। सारी चीजें अपनी इकट्ठी करके अपने स्कूल बैग में इसने रख ली। रात को सोचा कि जैसे ही सब सो जाएंगे मैं निकल जाऊंगा।
तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब सबकी आंख लग चुकी थी, दीदी भी सो गई थी, इसने अपना स्कूल बैग उठाया, जूते हाथ में लिए, आहिस्ता 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 दरवाजे की तरफ गया, दरवाज़ा खोला, बाहर जाके हल्के से दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गया। खुश था कि मैं बाहर भागने वाला हूँ। प्लान ये था कि इसको यहाँ से स्कूल तक का रास्ता तो याद था, बीच में पड़ता था बस स्टैंड, जो इंटरस्टेट टर्मिनल होता है, वहाँ से लेगा दिल्ली की बस, दिल्ली उतरेगा, वहाँ से पैसा देके किसी ऑटो वाले से फरीदाबाद जाएगा, बाप के पैरों में पड़ जाएगा कि मुझे तो नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा, अब आप दीदी को भी लेके आओ, आप और ये मिलके दीदी को ले आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की ख्यालात जो होते हैं। लेकिन इस ये भूल गया था कि बिलासपुर का अंधेरा और बिलासपुर की खामोशी, वो इसने अभी तक काउंट नहीं करी थी और ना एक्सपीरियंस करी थी। जैसे ही घर से बाहर निकला है और जो सन्नाटा इसने देखा है और जो अंधेरा इसने देखा है, इसके हाथ पैर कांप गए। लेकिन भागना तो था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चला। अब बीच बीच में लाइट के पैच थे जहां पे लाइट आ रही थी, बाकी सब अंधेरा। तो ये क्या करता, अंधेरे में तेज 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 चलता, लाइट में थोड़ा आराम आराम से चलता। वो होता है ना कि अंधेरे से भागो तो आप लाइट में आओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, जैसे हम लाइट बंद करके बेड पे भागा करते थे बचपन में, उस तरह से ये सोच रहा था। थोड़ा आगे चलने का इसको एहसास हुआ कि ये अकेला नहीं है, पीछे कोई है। या आहिस्ता 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 चलने लगा तो वो आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। ये रुक जाता तो आवाज़ भी रुक जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, आवाज़ भी पीछे पीछे आने लगी। अब ये थोड़ा और तेज़ चला तो आवाज़ भी तेज़ हो गई। सामने बहुत सारे कुत्ते थे, कुत्ते इकट्ठे हुए और उन्होंने हाउल करना शुरू किया, ग्राउल करना शुरू किया इसकी तरफ देख के। लेकिन ये कुत्तों से नहीं डर रहा था, जो चीज़ इसके पीछे थी उससे ज़्यादा डर लग रहा था इसको। इसको कुत्तों की तरफ जाना मंजूर था। इसको दिखा वहाँ लाइट है, वहाँ भागूंगा, वहाँ तेज़ पहुँचूंगा तो बेहतर रहेगा। ये तेज़ 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 चलने लगा कुत्तों की तरफ। कुत्ते और हाउल करने लगे बहुत तेज़ तेज़। ये तेज़ से चल के सीधा लाइट के नीचे आ गया। थोड़ी सांस ली इसने, ऐसे साइड में देखा तो उसको अपनी परछाई नज़र आ रही थी, लाइट जो पड़ रही थी उससे परछाई नज़र आ रही थी। तो थोड़ा सा और पीछे का तो इसके ही बिल्कुल साए के पीछे एक और साया नज़र आ रहा था, एक और शैडो थी। देखने पर ऐसा लगा, इसको ऐसा एहसास हुआ, और इनके अपने मुंह की बात है कि इनकी शायद माँ है। वो देखकर एकदम से पलटा और वो साया एकदम से गायब हो गया इसकी आंखों के सामने से। माँ करके ये बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ इसका सर जाके पेवमेंट पे लगा और खून वून हो गया। और फिर जब इसकी आंख खुली तो ये किसी अजीब सी जगह पे था, स्ट्रेंजर्स खड़े हुए थे, हाथ में वो चीज़ें लगी हुई हैं, ड्रिप लगी हुई है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है करके वो करने लगा। तो पीछे से आवाज़ आई, बेटा मैं हूँ, बाबा, बाबा आ गए बेटा, चिंता मत कर, बाबा आ गए, बाबा आ गए बेटा, तू फिक्र मत कर। ये कर बाबा करके फिर बेहोश हो गया। फिर आँख खुली कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद, तो आँख खुली तो देखा बाबा वहाँ बैठे हैं, दीदी भी वहीं हैं। बात करी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। नो बेटा तू मेरे साथ चल, तू चिंता मत कर, अब तू यहाँ नहीं रहेगा, मेरे से गलती हो गई, मैं अपने बच्चों को छोड़ गया, तू चल मेरे साथ। वो ले गए वापस फरीदाबाद दोनों बच्चों को। जब ठीक हो गया तो इसने पूछा बाप से कि हुआ क्या था बाबा। मैं तो कहेंगे जब तू रात को वहाँ से निकला तो बताया ये है कि जहाँ तू मिला जिन लोगों को, उन्होंने बताया कि रात के तकरीबन 2:45 बजे के आसपास बहुत ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से। तो रात को सोते सोते डर गए, भाई 2:45 बजे कौन खटखटा रहा है, वो भी पहाड़ी इलाके में, रात में कहाँ लोग निकलते हैं। जब खटखटाना बंद नहीं हुआ बहुत देर तक तो ये आए, दरवाज़ा जैसे ही खोला सब गायब, सिर्फ तू पड़ा था नीचे। बहुत देर ढूंढा, कौन है, क्या है, कौन रख के गया है, कौन खटखटा रहा था, कुछ नहीं पता लगा। तेरे मुंह पे पानी भी डाला, तुझे उठाने की कोशिश करी तो नहीं उठा, फिर नर्सिंग होम लेके गए। और तेरे जो स्कूल बैग में डायरी थी उससे मौसी का नंबर मिला घर का, वो टेलीफोन वाला। तब उनको बताया गया, जब तू 2 दिन तेरी हालत ठीक नहीं हुई और बद से बदतर हो गई, तब मुझे बताया, मैं आया फरीदाबाद से। तब वो जब सुना उसने तो उसकी आंखों में आंसू आए और उसने बाप को बोला, बाबा माँ थी, माँ ने मुझे बचाया, माँ थी। तो कुछ एंटिटीज या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप, वो ये ना, माँ का जो खुलूस और माँ का जो प्यार होता है वो इररिप्लेसेबल होता है। अब क्या उस वक्त वो रही, क्योंकि वो अनटाइमली डेथ थी उनकी, बच्चों को छोड़ के गई थी, क्या था क्या नहीं था, बट माँ ने ऐसे बचा ही भाई लिया। मैंने भी एक इंसिडेंट कवर किया था गुजरात का। गुजरात का
काफ़ी टाइम पहले का, आई थिंक 2024 में शायद मैंने कवर किया था अच्छा। कि हस्बैंड वाइफ एक बिल्डिंग में रहा करते थे। तो लड़की अकेली काफ़ी डरा करती थी, और जिस सोसाइटी में घर लिया था वो सोसाइटी अभी नई नई बन रही थी। उस सोसाइटी का जो गेट था वहाँ पे काफ़ी चोरियाँ होती थी। तो अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए थे, पर सिक्योरिटी गार्ड ऐसा होता आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे, क्योंकि अभी बन रही है तो ग्राउंड पे भी रहना है। तो एक दिन इस लड़की को लगता है कि ऐसा लग रहा है ऐसे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसने क्या किया, अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश की। वो रात नाइट शिफ्ट पे थे वो। वैसे तो काफ़ी लंबा है, पर मैं थोड़ा छोटे में बता रहा हूँ। तो जब इसने कॉल किया तो नंबर मिला नहीं, बिजी था या फिर वो उठा नहीं पाए। तो ये काफ़ी घबरा गई थी। तो इसने क्या करा, बगल वाले कमरे से अपनी माँ को बुला के लेके आई। माँ को बुलाया तो माँ बोलती रही, तू क्यों डर रही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच, नहीं है, मैं हूँ तो सही, कुछ भी नहीं है। 1-1.5 घंटे तक वो हलचल होती रही, और सही में चोर थे, सही में चोर आए थे। अच्छा। लेकिन क्योंकि इसके साथ इसकी माँ थी, तो इसका थोड़ा सा वो बिलीफ सिस्टम रहा। तो इन्हें जब इनके हस्बैंड का कॉल बैक आया कि क्या हुआ, मैं एक मीटिंग में था, सर आ रखे हैं, ऐसे डायरेक्टर आ रखे हैं, तो इन्होंने बोला कि आपको पता है घर में ना चोरों ने घुसने की कोशिश की थी, अगर मम्मी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तो अचानक से हस्बैंड बोलते हैं, आपको पता है कि आपकी मम्मी को मरे 5 साल हो गए। एकदम से जब ये होश में आती है तो वो नहीं अरे होता, हाँ, हाँ, कि मेरे साथ थी, तो वो फरिश्ते वाली जो फीलिंग होती है। बिल्कुल यार। और ऐसी बहुत सारी हॉरर मूवीज है, ऐसे इंसीडियस में भी एक सीन दिखाया है जहाँ हाँ, पे लास्ट में वो बच्चियां बहुत ज्यादा एंटिटी से परेशान हो जाती है, तो माँ माँ ही आती बचाती है। है। यस। माँ का प्यार ऐसा है। माँ माँ की शक्ति भी अलग होती है ना भाई। माँ, क्योंकि ऊपर वाले ने भी माँ को वो शक्ति दी ना जो किसी को नहीं दी। पर मुझे ऐसा भी लगता है भाई कि करते तो पिताजी भी है, लेकिन वो कभी उन्हें फ्रेम नहीं मिल पाता वो वाला। बात तो सही है आपकी, लेकिन देखो हर रिलीजन में ना माँ का दर्जा अलग आया है। अलग है। माँ का दर्जा अलग आया है। मैं अगर इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये कहते हैं कि ऊपर वाला जो है वो माँओं का एग्जाम्पल दे के अपनी मोहब्बत जाहिर करता है कि मैं अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता हूँ कि 70 माँओं जैसी। तो वहाँ पे भी माँ का एग्जाम्पल है, माँ की मोहब्बत का एक एग्जाम्पल देता है वो। तो माँ की तो दर्जा अलग है, हर रिलीजन में माँ का दर्जा लगा है। बाप के दर्जे अलग हैं। बाप की जो एक बच्चे की लाइफ में ज़रूरत है और एक वो इम्पोर्टेंस है वो अलग है ऑब्वियसली। दैट इज़ वाई इट्स माँ एंड बाप। बट माँ से तो अलग ही लगा होता है। ये तो है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पिताजी होते हैं जो अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हैं बिना बताए, और आखिरी में फिर पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमारी वजह से छोड़ दी थी। लेकिन अब जनरेशन है, वो वाली बात रही नहीं जो पहले बात हुआ करती हाँ थी। हाँ, वही है। लोगों को पहला और आखिरी सॉल्यूशन ये दिखता है कि अलग हो जाओ, ये हो। खैर फहद भाई आए और बहुत मज़ा आया। ये इंसिडेंट्स जो बताए गए इतने खौफनाक और कुछ इस तरीके से कि समझ में आता है कि भाई कितनी सीरियस तरीके से चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमेशा मैंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे दोबारा फहद भाई को बुलाने की, लेकिन उससे पहले जो एक चीज़ है कि भाई कमेंट सेक्शन में जैसे पहले प्यार दिखा था, और इस बार तो दिखना बनता भी है, क्योंकि जो इंसिडेंट बताए हैं वो इतने ही ज़्यादा अलग थे, इतने ज़्यादा गजब थे। हमने कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगा लिए, केरला भी होके आ गए, नई दिल्ली भी होके आ गए, उसके बाद हमने माँ का प्यार भी देख लिया, सारी चीज़ें देखी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में भाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों कनेक्टेड है, फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने जो इंसिडेंट है भाई को मेल पे लिख के भेजिए। प्लीज। वहाँ पर से वो उन सब चीज़ों को देखेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चैनल पे कवर करेंगे, और बताने का अंदाज तो बहुत ही अलग है। मतलब बताते हैं मज़ा आ जाता है, और कोई एक ऐसा पल नहीं जाता भाई, पता है कि ना कहीं से बोरनेस वाली फीलिंग आ रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो यार कि मज़ा नहीं आ रहा, मतलब एक आवाज़ में जो वो है ना एक कनेक्शन बनाने वाली चीज़, वो बखूबी दिखती है। बस भाई कोशिश ये रहती है कि अगर देखिए आप और मैं जब कहानी पढ़ते हैं या हमारे दिमाग में कहानी हाँ आती जी। है तो हम उसको अपने माइंड में फील करते हैं, यस। है ना। और अगर एक स्टोरी टेलर कहानी सुनाते वक्त अपने लिसनर्स को ये एहसास नहीं दिला पा रहा कि वो भी उसी कहानी में मौजूद हैं, यस। वो भी चिल्स महसूस कर रहे हैं, तो फिर हॉरर कैसा है। यस। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी हॉरर क्रिएटर, और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी हॉरर क्रिएटर्स की बन गई है यूट्यूब पे, बन रही है खास तौर से इंडिया में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कई लोग विजुअल मीडियम का ज़्यादा सहारा लेते हैं, जी। जिसमें वो एआई के पर्सपेक्टिव से या एनिमेशन के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी एक बिल्कुल सही तरीका है। मेरा जो तरीका है वो है कि मैं सुनाने में ज़्यादा
वो करता हूँ, मेरा विजुअल कम रहता है। अगर आपने लोगों ने जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उसमें देखा होगा कि एआई क्लिपिंग्स के नाम पे मुश्किल से 4 या 5 क्लिपिंग्स होती हैं, इसके अलावा नहीं होता। वो भी थोड़ा बहुत बीच में डालने के लिए। अदरवाइज मेरा आइडिया रहता है कि मेरी जब आप कहानी सुन रहे हैं तो आप अगर नहीं भी देख रहे हैं ना, तब भी आपको वो दिखाई दे आंखें बंद करके। मैं उस पर्सपेक्टिव से सुनाता नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही कहा आपने। आवाज़ की तो एक अहमियत ही अलग है। फिर भी यही कहूँगा भाई, जैसे कि मैंने बताया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे जाके फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। और इसके बाद जो भाई मोटिवेशन होता है, हमारा मोटिवेशन यही है कि हम आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, गेस्ट लेके आ रहे हैं, सब्सक्राइबर लेके आ रहे हैं और आपसे सिर्फ मांग रहे हैं तो एक सब्सक्रिप्शन, बेल नोटिफिकेशन, भाई के चैनल पे भी हमारे पे भी, ताकि इसी तरीके से हम गेस्ट को लेके आते रहें। और इस चैनल की तो यूएसपी भी बहुत अलग है, जो दूसरे चैनल से हमें अलग बनाता है, वो है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं। अगर उनके साथ कोई आप बीती हुई है या फिर वो कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, तो आप इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं। और उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और फिर हम बैठेंगे आमने सामने और बातचीत करेंगे। कुछ ऐसा कंटेंट लाए जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, कुछ ऐसा कंटेंट जहाँ पर अवेयरनेस कुछ आ सके। जिस तरीके से आप प्यार देते आ रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब को, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हमने 80,000 को फॉलोअर्स को क्रॉस कर लिया है और स्पॉटिफाई पे हम जो है वो रैंक कर रहे हैं आपके प्यार के बदौलत। इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। जितने ज़्यादा हो सके रियल इंसिडेंट हमें भेजिए। उसकी भी सेम प्रक्रिया। आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई हादसा आपके साथ हुआ, कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप चाहते हैं मैं अपनी ज़ुबानी उसे नैरेट करूँ, तो प्रक्रिया सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, इसी तरीके से उसे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बना के रखिए। अपने छोटों को, जितने भी आपके एज के, उन्हें समझाइए कि ये जो टोटके होते हैं, ब्लैक मैजिक, काली क्रियाएं, मशानी क्रियाएं, शमशानी क्रियाएं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। टास्क के नाम पे ये शमशान में जाना, कब्रिस्तान में जाना, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। जितना ज़्यादा हो सके माता पिता की इज्जत कीजिए। यहाँ पर आखिरी में आके जो हादसा बताया गया, जो चीज़ें बताई गई कि कैसे माँ और बाप दोनों का ही इतना रोल होता है लाइफ में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी आपको बिना बताए। अब आपका टाइम है कुछ करने के लिए उनके। और फिर इन सब चीज़ों से जो बचाने वाली चीज़ है वो भक्ति। आपके भगवान, आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, इष्ट देवता, जितने भी आपके पितर हैं, उन्हें पूजिए, उनका सम्मान कीजिए, वक्त निकाल के थोड़ा सा उन्हें दीजिए। और फिर इसी तरीके से हम आपके सामने रियल इंसिडेंट लाते रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके प्यार देते रहिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।